तो दोस्तों पार्ट 1 में हमने बात किया कि उबर ने किस तरह से अपने आप को स्टार्ट किया और उन्होंने लोकल अथॉरिटीज से बड़ी फाइट करी। पार्ट 2 में हमने बात किया कि उबर ने लिफ्ट को किस तरह से क्रश कर दिया। अपने कंपटीटर्स को हैंडल करना इन्हें बहुत ईजिली आता था। लेकिन दोस्तों मार्केट अब कुछ बदलने वाला था क्योंकि उबर अब अपने आप को चाइना में एक्सपेंड करना चाहती थी। चाइना में बहुत ही कम यूएस कंपनी सक्सेसफुल होती हैं, तो यहां पे ट्रेविस अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना चाहते थे, अपना ये परसेप्शन बदलना चाहते थे कि यूएस की कंपनीज भी जाके चाइना में कुछ बेटर कर सकती हैं। लेकिन यहां पे इनका डाउनफॉल शुरू होता है। तो आइए इस वीडियो को हम डिटेल में समझते हैं। आपको जरूर सब कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से ट्रेविस ने जितना बड़ा अपना एम्पायर बिल्ड किया वो खुद इस कंपनी से कैसे बाहर हुए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूएस के बाकी सारे एंटरप्रेन्योर्स की तरह ट्रेविस भी चाहते थे कि उबर चाइना में भी अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करे और वो चाइना के मार्केट में एंटर कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों यूएस जैसी कंडीशन यहां पे बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि ये उनका खुद का ग्राउंड नहीं था। लेकिन ट्रेविस वही सारे तरीके लगाते हैं जो वो यूएस में यूज कर रहे थे, जैसे कि पहली राइड फ्री देना, दूसरी और तीसरी राइड में यहाँ पे काफी बड़ा एक डिस्काउंट देना। लेकिन यहाँ पे चाइनीज काफी ज्यादा दिमाग के तेज थे और उन्होंने इनके साथ स्कैम करना चालू कर दिया। जैसे कि उन्होंने कई सारे सस्ते फोन खरीदे और उनमें से आधे फोन्स पे उन्होंने ड्राइवर का अकाउंट बनाया, आधे फोन्स पे उन्होंने पैसेंजर का अकाउंट बनाया। तो एक अकाउंट से टैक्सी के राइड देखी जाती थी और दूसरे जो पैसेंजर अकाउंट थे उससे ये लोग बुक किया करते थे और दोनों फोन से स्कैमर्स बैठ के बुक किया करते थे और काफी पैसे कमाया करते थे। क्योंकि जब पहली राइड जो फ्री होती थी उसमें उबर पैसे दिया करता था ड्राइवर्स को और साथ में एक्स्ट्रा बोनस भी। तो जिस फोन से वो राइड बुक किया गया था वो सारा कुछ चला जाता था यहाँ पे ड्राइवर के पास। तो मतलब स्कैमर्स घर बैठे ही काफी सारे फोन से काफी पैसे कमाने लगे। अब ये चीज उबर को समझ में आने लगी थी। उबर ने अपनी पहली राइड में दिया था आप कितना भी लंबा आप ट्रेवल कर सकते हैं फ्री में। तो यहाँ पे स्कैमर्स घंटों घंटों तक राइड शो किया करते थे इनके अकाउंट पे, जिससे कि उनको काफी सारे पैसे मिल जाया करते थे। अब यहाँ पे एक बार राइड होने के बाद वो अकाउंट रीसेट करते थे और फिर से नया अकाउंट बनता था और नया ड्राइवर रजिस्टर होता था और नए पैसेंजर्स उसे अकाउंट से बुक किया करते थे। और इससे यहाँ पे उबर को मिलियंस ऑफ मिलियंस लॉसेस होने लगे और यहाँ पे उबर ट्रैक भी नहीं कर सकता था उन फोन्स को, क्योंकि एप्पल की जो नई पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग कोई भी IMEI नंबर ट्रेस नहीं कर सकती थी कंपनी। उबर की टीम ने ट्रेविस से कहा कि आप जो पहली राइड फ्री दे रहे हैं आप उसको बंद कर दीजिए। लेकिन ट्रेविस चाहते थे कि पहली राइड अगर हम फ्री देंगे तभी तो वहां के लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा हमारे उबर पे राइड करने का और तभी ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ज्वाइन करेंगे। तो यहां पे दोस्तों इनको कोई सोल्यूशन अभी दिख नहीं रहा था इस प्रॉब्लम का, तो उन्होंने कुछ कोड्स डालने चालू कर दिए थे फोन्स के अंदर। अब दोस्तों एप्पल अपनी सीक्रेट पॉलिसीज पे काफी ज्यादा सख्त होती है, तो उन्होंने उबर को यहां पे वार्निंग दिया कि अगर आपने इस तरह से सीक्रेट कोड्स हमारे फोन में डाले तो हम आपको पूरी तरह से बैन कर देंगे। तो अब यहाँ पे ट्रेविस के पास ये भी तरीका नहीं था कि वो फोन से किसी तरह स्कैमर्स को ट्रेस कर सकें। तो अब कई सारी मुश्किलें यहाँ पे उबर के सामने खड़ी होनी चालू हो गई थी। अब दोस्तों चाइना के मार्केट में उबर का जो सबसे बड़ा कंपटीटर था वो था डीडी। ये भी सेम टैक्सी सर्विस प्रोवाइड किया करते थे। अब दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से उबर ने लिफ्ट को क्रश कर दिया तो वो उनका खुद का ग्राउंड था, लेकिन यहाँ पे चाइना का ग्राउंड था और चाइना का जो गवर्नमेंट था वो पूरी तरह से डीडी को सपोर्ट करता था क्योंकि ये उनका लोकल कंपनी थी। अब यहाँ पे उबर को कई सारे प्रॉब्लम्स होने चालू कर दिए क्योंकि डीडी यहाँ पे कुछ ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगाने लगी जिससे उबर को निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो लोकल एरिया में बड़ा ऐसा बात फैलाते थे कि उबर यहाँ पे अपनी ऑपरेशन बंद हो गई है, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा डीडी के सर्विसेज लें। वो लोग उबर के ड्राइवर्स के साथ कई सारे प्रोटेस्ट कर दिया करते थे, जिससे कि लगता था कि उबर की सर्विसेज अच्छी नहीं है। ये लोगों में एक परसेप्शन बनाने का तरीका होता था। डीडी अपने कुछ सीक्रेट एम्प्लॉइज को उबर में हायरिंग में भेज देती थी, जिससे कि वो कुछ उनके सीक्रेट ट्रिक्स पता करके आए, मतलब उबर क्या स्ट्रेटजीज बना रही है वो डीडी को पहले ही पता चल जाए। तो यहां पे अब उबर जो काम लिफ्ट के साथ हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि उबर ने किस तरह लिफ्ट को मार्केट से बाहर किया, अब वही सारे तरीके डीडी उबर के साथ यहां पे कर रही थी। तो कई सारे तरीके लगाने के बाद भी उबर यहां पे सक्सेसफुल बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने एक डीडी के साथ बैठ के डील की। 17.7% डीडी का मार्केट शेयर अब यहां पे उबर ने खरीद लिया और यहां पे उबर ने वो मार्केट छोड़ दिया। तो अब इससे इन्वेस्टर्स काफी खुश हो गए, इनके जो लोकल लोग थे वो भी काफी खुश हो गए थे। लेकिन दोस्तों ट्रेविस यहाँ पे एक अलग ही मेंटालिटी के पर्सन थे। वो प्रॉफिट्स में कम बिलीव करते थे। ट्रेविस हमेशा चाहते थे कि वो अपना मार्केट में डोमिनेंस बनाए, वो कहीं भी प्रॉफिट से ज्यादा वो अपनी डोमिनेंस पे ज्यादा विश्वास किया करते थे। तो यहाँ पे ट्रेविस बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें चाइना का मार्केट ऐसे ही छोड़ना पड़ा और वो चाहते थे कि वो चाइना में खुद को एक्सपेंड करें। चाइना के मार्केट से बाहर होना ट्रेविस को सही नहीं लगा और उन्हें लगा कि ये हमारा कुछ गलत डिसीजन है। लेकिन ट्रेविस की मुश्किलें तो अब बढ़ना शुरू हुई थी, क्योंकि अब एक बार वो ट्रेवल कर रहे थे किसी एक कैब में और कैब ड्राइवर ने जब उन्हें पहचान लिया
तो उसने उनसे काफी ज्यादा डिस्कशन किया। उसने कहा कि आपकी वजह से हम काफी ज्यादा बर्बाद हो गए हैं ये उबर की गाड़ियां चला के, क्योंकि पहले आप $20 से ज्यादा हमें पे किया करते थे पर राइड पे, और अब वो घट के $2 तक आ गया है। तो ये एक डिस्कशन हुआ था, ये काफी ज्यादा वायरल हो गया ये वीडियो। I lost $97,000 because of you. We started with $20. We started with $20. How much is the mile now? 275? तो इससे क्या हुआ, ट्रेविस की छवि पे काफी ज्यादा मार्केट में असर पड़ने लगा। तो अब यहाँ पे पिक्चर में गैरेट आते हैं जो कि दूसरे को फाउंडर रहते हैं उबर के, और उन्होंने अनाउंस किया कि अब उबर सेल्फलेस कार पे जाएगी, मतलब उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं होगा और गाड़ी अपने आप चलेगी, क्योंकि उस मॉडल पे गूगल काफी टाइम से काम कर रहा था। और यहाँ पे इनको लगा कि जैसे ड्राइवर्स का हमारे खिलाफ काफी ज्यादा बातें बढ़ती जा रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन होगा कि सेल्फ ड्रिवन कार वाली फैसिलिटी जो होगी वो काफी बेहतर होगी। और इनको ये भी लगा कि अगर गूगल ने पहले इनसे बना लिया सेल्फ ड्रिवन कार, तो वहां पे इनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। तो इन्होंने गूगल की टीम को तोड़ने की कोशिश की, और यहां गूगल ने इनके ऊपर कई केसेस भी कर दिए कि ये हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे उबर अब कई सारे लोगों से लड़ती जा रही थी। रेगुलेटर से उनका फाइट था, कंपटीटर से फाइट था, पब्लिक से उनके बैकलैश चल रहे थे, ड्राइवर्स के साथ उनकी फाइट थी, चाइना के साथ फाइट चल रही थी, गूगल के साथ फाइट चल रही थी, और इनको लॉ फर्म्स को भी जवाब देना था। तो इतनी बड़ी मुश्किल में अब फंसती जा रही थी उबर। लेकिन अभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई थी, प्रॉब्लम्स तो अभी बढ़नी चालू थी। तो ट्रेविस यहाँ पे अब चाहते थे कि वो अपनी टीम को कुछ इस तरह से बनाए कि वो पूरे वर्ल्ड के मार्केट में वो छा जाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को तैयार करना चालू किया, और उन्होंने एम्प्लॉइज को कहा कि ये एक जॉब नहीं है आपकी, उबर एक मिशन है आपका कि हम पूरे दुनिया में फैल जाएं। और इस वजह से यहाँ पे उन्होंने अपने एम्प्लॉइज का वर्क वीक काफी ज्यादा बढ़ा दिया, और हर एम्प्लॉइज को 12 से 14 घंटे तक काम करना शुरू करवा दिया इन्होंने। तो इससे इनके कई सारे एम्प्लॉइज को मेंटली प्रॉब्लम होने लगी, वो स्ट्रेस आउट होने लगे थे, और यहाँ पे अब उबर को कई एम्प्लॉइज छोड़ के जाने लगे थे। उबर ने यहाँ पे अपनी एक टीम इस तरह से बनाई कि छोटे छोटे लोगों की टीम होगी, वो अपने कंपटीशन करेंगे और वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे उबर को अलग अलग सिटीज में। तो अब यहाँ पे इनकी अलग अलग टीम्स के बीच में भी इन्होंने कंपटीशन करना चालू कर दिया। तो मतलब अब उनकी टीम बाहरी कंपटीटर से भी लड़ रही थी, और टीम के अंदर भी अपने टारगेट्स के लिए आपस में भी लड़ती जा रही थी। यहाँ पे ट्रेविस अपने एम्प्लॉइज को कई सारे पर्क्स दे रहे थे जिससे कि वो अपना टारगेट पूरा करें। जैसे कि किसी ने अगर एम्प्लॉय ने अपना टारगेट पूरा किया है तो हम उसे वर्ल्ड की एक बड़ी ट्रिप देंगे। और इन्होंने वीकली और मंथली कई सारे पार्टीज ऑर्गेनाइज कराने चालू किए, जिसमें कि ग्लोबली कई बड़े बड़े स्टार्स आके वहां पे परफॉर्म करते थे इनके सारे एम्प्लॉइज के बीच में, जिससे कि एम्प्लॉइज को फील हो कि हम कंपनी से पूरी तरह अटैच्ड हैं। यहाँ पे एक पार्टी में ट्रेविस ने अपने एम्प्लॉइज को $25 मिलियन दिए और कहा कि आप जाइए उसको खर्च करिए जितना ज्यादा आप खर्च कर सकते हैं। और उन्होंने कई बड़े सेलिब्रिटीज को, जैसे कि बियॉन्स जैसे कई सेलिब्रिटीज को बुलाया अपने पार्टीज में परफॉर्म करने के लिए। ये सब कुछ था कि इनकी जो पूरी टीम है वो काफी ज्यादा ग्रीड में फंसे, और वो टारगेट्स पूरा करने के लिए जो हो सके वो सब करे। दोस्तों ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आती है। इनकी एक पुरानी एम्प्लॉई सुजन फॉलर ने कहा कि इनके बॉस ने इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, और ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। We investigated. Yes, he was propositioning you. Yes, this was sexual harassment. और यहाँ पे इनकी जो पूरी टीम रहती है वो कहती है कि ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों इस केस के सामने आने के बाद इनके 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज आगे आए, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है इस कंपनी में। इसके बाद ट्रेविस एक बार फिर से चार्ज अपने हाथ में लेते हैं, और एक बड़ी मीटिंग होती है यहाँ पे उबर की सारे डायरेक्टर्स के साथ। और इस पूरे जितने भी डायरेक्टर्स रहते हैं इसमें एक वुमेन रहती हैं, उनका नाम रहता है एरियाना हफिंगटन। एरियाना ये चीज अपने सारे एम्प्लॉइज को इंश्योर करती है कि आने वाले टाइम में हम सेक्सिज्म और जितने भी असॉल्ट्स होते हैं उसके साथ डील करेंगे, और मैं खुद इन चीजों को आगे देखूंगी। दोस्तों एरियाना के स्पीच के दौरान ही इनके टीम में कई लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया। जो ऑडियो क्लिप्स बाद में मार्केट में रिलीज हो गए तो लोगों को लगा कि इनके टॉप लीडरशिप में ही यहाँ पे सेक्सिज्म का काफी सारा इश्यूज आ रहा है, तो टीम के नीचे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। इसके बाद कई और कंट्रोवर्शियल चीजें हुई, जैसे कि उबर और बूबर जैसे कई वर्ड्स यहाँ पे बोले गए टीम के तरफ से। और इसके बाद फ्रांस में कई ऐसे केसेस आए जिसमें कहा गया कि जो भी सुंदर लड़कियां हैं उनको ये ज्यादा डिस्काउंट दे रहे थे। तो ये इस तरह से कुछ सेक्सिज्म की कई सारी बातें सामने आती जा रही थी उबर की। कई सारी कंट्रोवर्सीज के बाद उबर का मार्केट में नाम काफी ज्यादा खराब होता जा रहा था, और मीडिया भी इनको बहुत ही गलत तरीके से ज्यादा दिखाती जा रही थी।
दोस्तों इसके बाद कई सारे पर्सनल इंसिडेंट्स भी हुए यहाँ पे ट्रेविस के साथ, और जून 2017 में ट्रेविस ने कहा कि वो कुछ टाइम के लिए अब लीव लेना चाहते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे इन सब चीजों की वजह से। और उन्होंने कहा कि जब मैं लौट के आऊंगा तो मैं एक बेटर लीडर की तरह सामने आऊंगा। और इसके 1 महीने के बाद ही ट्रेविस ने सीईओ का पूरा पद छोड़ दिया था कंपनी में। दोस्तों ये ट्रेविस खुद नहीं कर रहे थे, इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स और इन्वेस्टर्स इनसे कह रहे थे कि इन कंट्रोवर्सीज के पीछे जो वजह है वो आप ही हैं। तो इस वजह से ट्रेविस को अपना पूरा जो पोजीशन थी सीईओ की वो छोड़नी पड़ी कंपनी के हित में देखते हुए। दोस्तों ट्रेविस के रिजाइन करने के बाद जो नए सीईओ आते हैं तो कंपनी यहाँ पे अपने रिलेशनशिप पे ज्यादा काम करना शुरू करती है, मतलब ड्राइवर के साथ किस तरह से रिलेशनशिप ज्यादा बेटर हो और ब्रांड का परसेप्शन जो इतना खराब हो गया है उसको कैसे बेटर किया जाए, कंपनी इन सब चीजों पे काम करना शुरू करती है। दोस्तों ट्रेविस कैलेनेक के रिजाइन करने के बाद उबर वैसे ही हो गई जिस तरह से एप्पल स्टीव जॉब्स के बिना हो गई, क्योंकि स्टीव जॉब्स हमेशा कुछ नया इनोवेशन किया करते थे। उसी तरह से ट्रेविस यहाँ पे कई सारे नए इनोवेशंस किए थे। ट्रेविस ने सबसे लड़ाइयां ली थी और अपने ब्रांड को मार्केट में इस तरह से एस्टैब्लिश किया जैसा कोई सोच नहीं सकता था कभी। यहाँ पे कई सारी ट्रेविस में कमियां थी, कई सारे कंट्रोवर्सीज उनके वजह से मार्केट में हुए थे, बट एक बड़ा लीडर की उनके में काफी ज्यादा कैपेबिलिटीज थी। लेकिन दोस्तों जल्दी एक्सपेंड करने के चक्कर में और टीम को एक्सपेंड करने में ये कंपनी कुछ हद तक कहीं फेल हुई। इसके बाद उबर ने यहाँ पे मार्केट में अपने आप को वापस लाया। अगर आपको वो भी वीडियो चाहिए तो वो भी डिटेल में बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेविस कैलेनेक से कई सारी चीजें सीखने लायक है। एक बड़े सीईओ की बहुत बड़ी कैपेबिलिटीज इनके अंदर थी जिसने उबर को $1 बिलियन कंपनी बनाया। तो दोस्तों आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको कैसी लगी उबर की पूरी ये केस स्टडी। हमने 3 पार्ट में पूरी तरह से कवर किया, और अगर आपको पार्ट 4 चाहिए तो आप इसमें कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइए, हम एक डिटेल्ड वीडियो इस पे बना देंगे।